नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एक केमिकल कंपनी की, जिस कंपनी की शुरुआत गुजरात में एक पार्टनरशिप फर्म के रूप में हुई और आज ये कंपनी लिस्टेड कंपनी बन चुकी है। और ये कंपनी हाई ग्रोथ एरियाज़ जैसे लिथियम आयन बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट्स और उनमें लगने वाले एडिटिव्स, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और इस तरह के क्षेत्रों में काम आने वाले केमिकल्स बना रही है। तो कंपनी का नाम है एक्यूटास केमिकल्स लिमिटेड और ये कंपनी पहली एमी ऑर्गेनिक के नाम से जानी जाती थी। तो जानते हैं कंपनी आखिर करती क्या है, एग्जैक्टली क्या वर्टिकल्स हैं, किस प्रकार से ये बैटरी और सेमीकंडक्टर जैसे हाई ग्रोथ एरिया में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं, और साथ ही साथ कंपनी की स्ट्रेंथ वीकनेसेस भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या इस भाव में कुछ लगता है कि इसमें निवेश किया जा सके या नहीं। तो हमेशा की तरह पहले जान लेते हैं मैनेजमेंट और कंपनी की हिस्ट्री के बारे में। तो जैसे मैंने बताया, कंपनी की शुरुआत एक पार्टनरशिप फर्म के रूप में हुई 2004 में और उस समय उसका नाम एमी ऑर्गेनिक्स था। 2007 में इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बदला गया और 2018 में कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदल दिया गया। इसके बाद सितंबर 2021 में इस कंपनी का आईपीओ आया। आईपीओ जो है वो 13 गुना रिटेल कैटेगरी में सब्सक्राइब हुआ और लगभग 64 टाइम्स जो है ये ओवरऑल सब्सक्राइब हुआ। जो आईपीओ प्राइस थी वो 610 रुपये थी और इसकी फेस वैल्यू जो थी वो 10 रुपये थी। और आज का भाव मैं ये देखूं तो उसका भाव 1410 रुपये हो गया है और उसकी फेस वैल्यू घटाकर 5 कर दी गई है। तो इस प्रकार जो 4 सालों में 21 से लेके 25 तक के जो 4 साल हुए उसमें इसने 4.6 टाइम्स रिटर्न दिया है। और अगर मैं इसको प्रतिशत में गिनूं तो हर साल दर साल इन 4 सालों में इसने 46.63 या करीब 47% पर एनम का धमाकेदार रिटर्न दिया है। कंपनी ने मई 2025 में अपना नाम बदलकर एमी ऑर्गेनिक से बदलकर एक्यूटास केमिकल लिमिटेड कर दिया। और ये जो एक्यूटास है ये एक लैटिन शब्द है जिसका नाम है शार्प, कीन या फोकस्ड। तो इनका कहना ये है कि हमारा जो अब फोकस है वो जो रन ऑफ द मिल जो स्पेशलिटी केमिकल्स जो हैं, यानी जो सब लोग सब कुछ जो बना रहे हैं उस तरह के केमिकल बनाने में नहीं है। अब हमारा फोकस हाई ग्रोथ एरिया में है और ये हाई ग्रोथ एरिया के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे सेमीकंडक्टर से रिलेटेड केमिकल्स और जैसे बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव्स और इसी तरह के स्पेशलिटी केमिकल्स। कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो 2 हैं, नरेश पटेल जो अब इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और चेतन कुमार वघासिया जो होल टाइम डायरेक्टर हैं। तो इन दोनों मित्रों ने मिलकर इस कंपनी की स्थापना की। अब जान लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस सेगमेंट्स के बारे में। तो इनके मोटे मोटे 2 सेगमेंट हैं बेसिकली ब्रॉडली। तो पहला है एडवांस फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स और जो दूसरा है वो स्पेशलिटी केमिकल्स है। तो ये एडवांस फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए, आप लोग जो हमारे वीडियोस लगातार पिछले कुछ समय से फॉलो करते आ रहे हैं उनको तो ये पता होगा कि जो एपीआई होता है यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो जो होता है वो दवाई का एक्चुअल मॉलिक्यूल होता है। उससे जो पहले वाली स्टेज होती है उसको एडवांस फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स बोलते हैं। तो आप ये समझ लीजिए, एपीआई से पहले जो मॉलिक्यूल हमने बनाया और जिस मॉलिक्यूल को रिफाइन करके हम एपीआई बना रहे हैं उसको एडवांस फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स बोलते हैं। अब जान लेते हैं ये किस प्रकार के एडवांस फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स जो है ये बनाते हैं और ये कहाँ सप्लाई करते हैं। तो देखिए, ये बेसिकली 3 तरह के एडवांस फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स बनाते हैं। जो पहला है वो उन दवाइयों के एडवांस फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स बनाते हैं जो पेटेंट जिनका पेटेंट ख़त्म हो गया है। तो इस तरह के जो ऑफ पेटेंट जो एडवांस फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट से बनाते हैं तो ये उनको भारत और साउथ एशिया के जो कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये सप्लाई करते हैं। दूसरे जो है वो ये ऑफ पेटेंट एंड ऑन पेटेंट
यानी पेटेंट वाले एडवांस फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स भी और जो ऑफ पेटेंट हो गए हैं वो दोनों रेगुलेटेड मार्केट्स में सप्लाई करते हैं। अब रेगुलेटेड मार्केट का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर आपके मॉलिक्यूल की जब आप भेजेंगे तो उसकी चेकिंग, उसकी वेरिफिकेशन, उसका सर्टिफिकेशन वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। जो साउथ एशिया की जैसे के जो कंट्रीज़ हैं उसमें इतना ज़्यादा स्ट्रिंजेंट जो है वो इन दवाइयों की चेकिंग नहीं होती, या इनकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स की इतना स्ट्रिक्टनेस उनके ऊपर नहीं होती। तो ये जो है ये रेगुलेटेड मार्केट में जैसे यूएस हुआ, यूरोप हुआ और जापान हुआ, तो ऐसे क्षेत्रों में ये रेगुलेटेड मार्केट में सप्लाई करते हैं। और जो तीसरा है वो है न्यू केमिकल एंटिटी, यानी कि ये जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू किसी ने, फार्मा कंपनी ने इनको कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए, तो वहाँ से ये जो है नया मॉलिक्यूल क्रिएट करते हैं और उसको CDMO ऑपरेशंस बोलते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट ड्रग मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन वो ये बोलते हैं। तो ब्रॉडली अगर मैं देखूं तो 50% जो इनका रेवेन्यू आता है वो आता है ऑफ पेटेंट जो एडवांस फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स हैं, और वो जो ऑफ पेटेंट माल ये सप्लाई करते हैं भारत और साउथ एशियन कंट्रीज़ में, वहाँ से 40% इनका जो रेवेन्यू आता है वो आता है जो रेगुलेटेड मार्केट्स हैं वहाँ से, और जो बाकी 3% के आसपास इनका CDMO से आता है। तो ये जो मैं बात तीनों की कर रहा हूँ, ये जो 3 सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, ये इनके टोटल रेवेन्यू का 85% कंप्राइज करता है, यानी कि जो एडवांस फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स का रेवेन्यू इनको आता है वो ओवरऑल रेवेन्यू का 85% है। उसमें से जो है 50% जो है वो भारत और साउथ एशियन कंट्रीज से आता है, 40% जो है वो रेगुलेटेड मार्केट से आता है, और 3% के आसपास जो है वो CDMO से आता है, और बाकी जो रहा 7% वो अन्य चीज़ों से आता है। एडवांस इंटरमीडिएट्स की मैं बात करूं तो ये जो है 17 से ज़्यादा थेरेप्टिक एरियाज़ में प्रेजेंट है, यानी 17 से ज़्यादा अलग अलग बीमारियों के लिए ये दवाई बनाते हैं या उसके लिए एडवांस फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स बनाते हैं। 160 से ज़्यादा इनके कस्टमर्स हैं, 25 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ये एक्सपोर्ट करते हैं, 15 से ज़्यादा इनके पास प्रोसेस पेटेंट हैं। प्रोसेस पेटेंट का मतलब ये हुआ कि वो तरीके जो आपके विश्व में हर किसी कंपनी से बिल्कुल अलग है, यानी आपके पास एक यूनिक उस दवाई बनाने का तरीका है और उसको आपने पेटेंट करा लिया, उसको प्रोसेस पेटेंट बोलते हैं। अब इनकी दो इससे संबंधित यानी एडवांस फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट बनाने से संबंधित जो है इनकी 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। अब एडवांस फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स के बारे में इनकी ग्रोथ स्ट्रेटेजी ये है कि जो इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन CDMO का है वो बहुत ही कम है, तो इनका कहना ये है कि ये जो है इनको बड़ा ल्यूक्रेटिव एरिया नज़र आता है और वहाँ पर इनका फोकस है कि कॉन्ट्रैक्ट ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ें। दूसरी बात ये कि ये जो प्रोडक्ट पहले से ही जो ऑफ पेटेंट होने वाले हैं उसके लिए पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग और ऑर्डरिंग लेने के लिए तैयार हो जाएं, ताकि ये जो और कंपनीज जब तक अपना माल रेडी करें तब तक वो उससे पहले ये अपने ग्राहक को अपना माल पहुंचा दें, यानी एडवांस प्रिपरेशन ये करें। अब बात करते हैं इनका दूसरे सेगमेंट की जो स्पेशलिटी केमिकल्स, वहाँ से इनका रेवेन्यू 15% आता है। अब आप में से जो हमारे वीडियोस लगातार फॉलो कर रहे हैं उनको ये पता होगा स्पेशलिटी केमिकल क्या है। तो स्पेशलिटी केमिकल एक वो केमिकल है जिसका एक पर्टिकुलर इस्तेमाल होता है, किसी पर्टिकुलर जगह ही इस्तेमाल होता है। जैसे मान लीजिए किसी फ्रेगरेंस में, या मान लीजिए किसी खाने की चीज़ में, या मान लीजिए वाटर ट्रीटमेंट में एक पर्टिकुलर जो तरह का केमिकल हुआ, या कपड़े की या टेक्सटाइल की प्रोसेसिंग में। तो जबकि जो उसके विपरीत जो बल्क केमिकल होता है वो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड होता है और उसका रिफाइनमेंट जो है वो उसकी या प्योरिटी मैं बोलूँ तो वो फाइन केमिकल जितनी नहीं होती है। दूसरी बात ये कि बल्क केमिकल को फर्दर प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद उनसे फाइन केमिकल निकाला जाता है। तो ये अंतर रहा बल्क केमिकल और फाइन जो स्पेशलिटी केमिकल की। तो ये जो हैं जैसे मैंने बताया ये 15% रेवेन्यू स्पेशलिटी केमिकल से जनरेट करते हैं। वहाँ पर इनकी 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, एक झगाड़िया में है गुजरात में, दूसरी है नोएडा में। 60 से ज़्यादा इनके प्रोडक्ट्स हैं।
400 से ज़्यादा इनके कस्टमर्स हैं और 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ये एक्सपोर्ट करते हैं। अब ये जो स्पेशलिटी केमिकल्स हैं इनको 3 भागों में ये विभाजित करते हैं। 2 जो सेक्टर्स हैं वो हाई ग्रोथ एरियाज़ हैं जिन पे इनका लगातार फोकस बढ़ रहा है, और जो एक एरिया है वो इनका पुराना लेगेसी एरिया है। तो ये कॉस्मेटिक्स के लिए, एग्रोकेमिकल के लिए या फाइन केमिकल्स के लिए स्पेशलिटी केमिकल बनाते हैं। एग्रोकेमिकल आप समझते हैं, कॉस्मेटिक्स भी आप समझते हैं। फाइन केमिकल क्या होता है? अगर मैं स्पेशलिटी केमिकल को, देखिए बल्क केमिकल को मैं बहुत ज़्यादा प्रोसेस करूंगा तो मुझे फाइन केमिकल में मुझे स्पेशलिटी केमिकल मिल जाएगा। और अगर मैं स्पेशलिटी केमिकल में से भी एक सिंगल मॉलिक्यूल निकालूं, यानी एक ही तरीके का अगर मैं केमिकल निकाल लूं, तो उसको मैं फाइन केमिकल कहता हूं। और उसका बहुत ही ज़्यादा एक तो प्योरिटी होती है और एक्सट्रीमली स्पेसिफिक उसका इस्तेमाल होता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए विनेगर है, विनेगर आप सॉस में भी डाल सकते हैं, आप केचप में भी डालते हैं, आप अचार में भी डालते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मैं कुछ इस तरीके का कर दूं कि इतना फाइन मैं केमिकल कर दूं कि उसको केवल और केवल मैं सॉस में ही डाल सकूं, मैं केचप में या अचार में नहीं डाल सकूं, तो आप ये समझ लीजिए कि वो फाइन केमिकल है। उसका एक इस्तेमाल, पर्टिकुलर इस्तेमाल है। एक छोटा सा उदाहरण है समझने के लिए, एग्जैक्टली साइंटिफिक उदाहरण नहीं है, तो आप में से जो ये केमिस्ट्री समझते हो तो कृपया उसको अन्यथा ना लें। अब इनका ये रही बात इनकी जो इनका लेगेसी बिजनेस है। अब जो इनका दूसरा जो इन्होंने 2022 में बिजनेस शुरू किया वो बैटरी केमिकल से रिलेटेड है। अब ये बैटरी केमिकल क्या चीज़ होती है? देखिए बैटरी केमिकल होता ये है कि उसमें कोई भी बैटरी होती है उसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं या 2 पॉइंट्स होते हैं। तो उसमें से एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। वो आपस में जब किसी अंदर जो उसके बैटरी के अंदर होता है तो जेल होता है, या उसके अंदर कोई सॉलिड मटेरियल होता है, या उसके अंदर कोई केमिकल होता है, लिक्विड केमिकल होता है, या उसमें प्लास्टिक होता है। तो ये जो अंदर की जो चीज़ है इसके थ्रू वो जो दोनों इलेक्ट्रोड है ना वो बिजली पैदा करते हैं, करंट पैदा करते हैं। अब मैं मान लीजिए उस बैटरी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहूँ, जैसे मान लीजिए वो जल्दी गर्म नहीं हो या थोड़ी सी ज़्यादा टाइम तक चले और जल्दी से उसमें फॉल्ट नहीं आए, तो मैं उसमें से कुछ उस जो लिक्विड है उसके अंदर जो भरा हुआ है उस बैटरी के अंदर, चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे जेल के फॉर्म में हो, चाहे प्लास्टिक की फॉर्म में हो, तो मैं मान लीजिए मैं कुछ डालना चाहूँ जिससे उस बैटरी की परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाए, तो उसको बैटरी केमिकल एडिटिव्स बोलते हैं। तो वो स्पेशलिटी केमिकल की कैटेगरी में आता है। तो एक ये जो है लिथियम आयन बैटरीज के लिए इस तरीके के इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव जिसको बोलते हैं, या बैटरी के अंदर जो केमिकल है उसके लिए एडिटिव वो ये बना रहे हैं। और ये जो लिथियम आयन बैटरी है ये ईवी के कारण आगे बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाला एरिया है। दूसरा जो है ये सेमीकंडक्टर केमिकल्स में बहुत तेज़ी से इनका फोकस है, बहुत तेज़ी से इसमें एंटर कर रहे हैं। इन्होंने FY 2023 में 2023 FY में इन्होंने एंट्री ली और 1 अप्रैल 2023 को इन्होंने एक बाबा फाइन केमिकल्स करके कंपनी है उसको इन्होंने एक्वायर किया, उसमें 55% स्टेक लिया। और ये जो कंपनी है ये कंपनी अब इसका नाम बदलकर बाबा फाइन से हटाकर एक्यूटास फाइन केमिकल्स कर दिया गया है। ये हाई वैल्यू केमिकल्स बनाती है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए, और ये स्पेशल इंक्स बनाती है, किसकी? गोल्ड की, सिल्वर की और प्लेटिनम की। अब ये स्पेशल इंक क्या होती है? जैसे आप किसी पेपर पे लिखने के लिए कोई पेन का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से सर्किट ड्रॉ करने के लिए, यानी सर्किट किस तरीके से कहाँ से करंट फ्लो होगी उस चिप में, तो उसके लिए जो स्पेशल इंक्स जो होती है वो मेटल की बनी हुई होती है, तो वो स्पेशलिटी केमिकल्स होती हैं। इसके अलावा कई अन्य तरह के भी जो चिप से रिलेटेड या सेमीकंडक्टर से रिलेटेड केमिकल्स हैं वो ये बनाते हैं, चाहे वेफर की ऊपर की लेयर को उखाड़ने से रिलेटेड हो या उसके ऊपर एचिंग या उसके ऊपर डिज़ाइन बनाने से रिलेटेड हो। तो इस तरह के जो केमिकल्स होते हैं वो भी ये बनाते हैं, मतलब ये जो बाबा फाइन केमिकल्स इनकी ये जो कंपनी है ये बनाती है। अब ये जो है सेमीकंडक्टर का एरिया है, एक और एक्विजिशन इन्होंने किया है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि सेमीकंडक्टर जो केमिकल इंडस्ट्री है उसमें
एंट्री करना क्यों फ़ायदेमंद है? देखिए, उसमें एंट्री करना इसलिए फ़ायदेमंद है कि इसमें क्या है, हाई बैरियर टू एंट्री है। अब हाई बैरियर टू एंट्री का मतलब क्या होता है कि हाई बैरियर टू एंट्री का मतलब ये, कोई भी नया एंट्रेंट जो है ना वो आसानी से आ नहीं सकता। जब कोई नया एंट्रेंट आसानी से नहीं आ सकता तो इसका मतलब ये है कि कुछ ही कंपनीज़ में कॉम्पिटिशन होता है। इसके कारण क्या होता है कि जो चिप बनाने वाली कंपनीज़ जो हैं वो आपके ऊपर डिपेंडेंट रहती, कुछ ही प्लेयर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहती। तो इसके कारण क्या होता है, कंपैरेटिवली मार्जिन ज़्यादा होता है उस क्षेत्र से या उस कंडीशन से जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है तब से। तो है क्या कि ये क्यों, अब ये समझते हैं कि आखिर ये इंडस्ट्री हाई एंट्री बैरियर वाली इंडस्ट्री क्यों है। पहली चीज़ तो ये है कि हाईली टेक्नोलॉजिकल और नो हाउ वाली इंडस्ट्री है। दूसरी चीज़ ये एक्सट्रीमली जो केपेक्स की रिक्वायरमेंट है, हाई केपेक्स इंडस्ट्री है। तीसरी चीज़ ये है कि जो प्योरिटी की रिक्वायरमेंट है, वो जो केमिकल बनाते हैं आप, जो केमिकल काम आएगा आपके सेमीकंडक्टर में, वहाँ पर 99.99999% तक की प्योरिटी रिक्वायर्ड होती है उस पर्टिकुलर केमिकल की। तो इतने रिफाइनमेंट करने वाली इतनी टेक्नोलॉजिकली सेवी और एक्सपर्ट कंपनी की आवश्यकता होती है। फिर क्या होता है कि जो क्वालिटी जो होती है ना, उसका सर्टिफिकेशन जो चिप कंपनीज देती हैं आपको, तो उस सर्टिफिकेशन में काफ़ी टाइम लगता है। फिर क्या होता है, रेगुलरली क्वालिटी ऑडिट्स होती हैं कि किस तरह का केमिकल आप अपनी कंपनी में बना रहे हो, और आपको बहुत केमिकल मैन्युफैक्चरिंग के बहुत हाई स्टैंडर्ड रखने पड़ते हैं। इसलिए हर कंपनी जो है इस क्षेत्र में एंटर नहीं होती, और जो कंपनीज एक क्षेत्र में एंटर हो जाती हैं और वो जम जाती हैं तो उनका मार्जिन जो है और उनका जो फ्यूचर ग्रोथ है वो इंडस्ट्री के साथ प्रोटेक्टेड रहता है। यानी जैसे जैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ग्रो करती है वैसे वैसे वो जो कंपनी है वो भी एस्टेब्लिश रहती है, उनका रेवेन्यू और मार्जिन्स जो है ना वो कंपटीशन के अभाव में प्रोटेक्टेड रहते हैं। अब इनकी एक और जो इनका अभी Q1 FY26 में जो एक डेवलपमेंट हुआ है, तो इन्होंने एक साउथ कोरियन जो कंपनी है वहाँ पर इन्होंने 30 बिलियन कोरियन वॉन कोरिया की करेंसी है, तो वो लगभग 190 करोड़ रुपए के आसपास होता है उसकी वैल्यू इंडियन रुपीज़ में। तो वो इन्होंने उस कंपनी में इन्होंने 75% स्टेक लिया है। तो अगर आपने हमारा सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कि आखिर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री वर्ल्ड में किस तरीके से काम करती है उससे रिलेटेड हमने पिछले महीने शायद एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने बताया था कि जो कोरियन कंपनीज़ हैं, जो जापानीज़ कंपनीज़ हैं, USA और चाइना है और ताइवान है, ये 5 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनमें सेमीकंडक्टर की जो है प्रोग्रेस, वहाँ की इंडस्ट्री की प्रोग्रेस बहुत ही अच्छी है। तो इसलिए ये जो एक्यूटास केमिकल है, इन्होंने इस कोरियन कंपनी में 75% स्टेक लिया है, और वहाँ से इनको जो टेक्निकल नो हाउ मिलेगी, साथ ही साथ इनको क्लाइंट भी मिलेंगे, और साथ ही साथ इनको एक इकोसिस्टम भी मिलेगा, यानी कि इनको कंप्लीट बिजनेस की नॉलेज हो जाएगी। और पास ही में इनका जो कंट्री है वो जापान, तो जो जापान है वहाँ पर भी काफ़ी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री है, तो वो मार्केट भी इनके लिए ओपन होगा, ये इनका आइडिया है। अब ये जो है ये जो कंपनी है, यानी ये जो कोरियन कंपनी है, यहाँ से ये कमर्शियल प्रोडक्शन लेट 2026 में या अर्ली 2027 में ये शुरू कर देंगे। अब स्ट्रेंथ की बात करूं तो इनकी स्ट्रेंथ ये कि बहुत ही शानदार इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। ग्रोथ जो है वो दोनों ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक माध्यम से करते हैं। तो इनऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब ये होता है कि किसी कंपनी को एक्वायर कर लें, और ऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब होता है कि हम खुद ऑन आवर ओन अपनी कैपेबिलिटीज़ डेवलप करें और ग्रो हों। तो वो ऑर्गेनिक का आपने देख लिया कि पार्टनरशिप फर्म से इन्होंने लिस्टेड कंपनी में कन्वर्जन हो गया और लगातार ग्रोथ कर रहे हैं। और इनऑर्गेनिक का एग्जांपल आपने 2 देख ही लिए कि इन्होंने एक कोरियन कंपनी में 75% स्टेक लिया है, और अभी जो खाली केवल सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री की बात मैं कर रहा हूँ, तो और जो दूसरा जो है वो बाबा फाइन केमिकल में इन्होंने 55% स्टेक लिया है। फोकस जो है इनका मैनेजमेंट का ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा है, वो और हाई ग्रोथ एरिया में है, ऐसे क्षेत्रों में इनका फोकस है इस मैनेजमेंट का, जो आगे बढ़ने के लिए कंपनी को मल्टीफोल्ड ग्रोथ देने के लिए सक्षम है। इनकी वीकनेस की बात करूं तो ये जो एग्रेसिव कैपेक्स प्लान ये बना रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में अगर आप एंटर करते हैं तो आपको अपने स्टैंडर्ड्स बहुत हाई रखने पड़ेंगे। तो इनका जो एग्जीक्यूशन है बोथ टाइमली
कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी का प्लांट और मशीनरी टाइम से लग जाए और वहाँ से टाइम से प्रोडक्शन आ जाए, और इनके जो क्लाइंट्स हैं ये इनके साथ जो नए क्लाइंट्स ये एक्वायर करें, पहले तो नए क्लाइंट्स इनके पास आए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, दूसरी बात वो आएँ तो ये लगातार उनके साथ बने रहें। तो ये एक चैलेंज है कि अगर ये टाइमली ये सब चीज़ें कर पाते हैं तो। दूसरी चीज़ ये कि जो रॉ मटेरियल इनका आता है वो जो है बाहर से आता है, तो एक तो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, दूसरी जो फॉरेक्स जो है फॉरेन के एक्सचेंज का फ्लक्चुएशन वो इनको परेशान कर सकता है। लगभग 76% जो इनका रेवेन्यू आता है ये बाहर से आता है और रेस्ट 24% इनका जो रेवेन्यू है ये इंडिया से आता है। तीसरी चीज़ ये, चूँकि दवाई के क्षेत्र में है, स्पेशलिटी जो इनका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, तो वहाँ पर जो रेगुलेटेड मार्केट में जब ये काम करते हैं तो बहुत ही तरीके के इंस्पेक्शंस और सर्टिफिकेशन और क्वालिटी ऑडिट्स वगैरह होती हैं, जिनमें अगर कुछ प्रॉब्लम इनके प्लांट्स में आती है, अगर मान लो कोई इंस्पेक्शन हुआ और उनके जो प्लांट्स में कोई खामी पाई गई तो इनको वो प्लांट कई बार बंद कर दिया जाता है और कई बार वो जो बैच है वो पूरा का पूरा डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो इस कारण से भी कई इनको प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कंपनी काम कर रही है उन सब कंपनीज़ के साथ है, ये कोई अकेली कंपनी नहीं है। अब मार्केट कैप की बात करूँ तो 11,600 करोड़ का मार्केट कैप है, डेट टू इक्विटी वो ज़ीरो है, और ऐसे कह लें कि हर 100 रुपये की इक्विटी पर 10 रुपये का इनके ऊपर कर्जा है। ROE ठीक ठाक है, मिड रेंज में 16% का है, लेकिन जो पी है अभी इस शेयर के, जब ये खबर आई कि ये सेमीकंडक्टर के केमिकल्स में उतर रहे हैं, उन्होंने एक कंपनी जो है कोरियन कंपनी को लिया है, और जब से ये सेमीकंडक्टर वाली चीज़ पॉपुलर हुई है पब्लिक के दिमाग में, तब से इसका जो पी है वो बढ़कर 61% हो गया है। अब 3 इयर्स की सेल 25% बढ़ी है, 3 इयर्स का प्रॉफिट जो है क्यूमुलेटिवली 30% का बढ़ा है। जो प्रमोटर के पास 33% है, FII के पास 17% है, DII के पास 22% है और पब्लिक के पास 28% है। और ख़ास बात मैं ये बता दूं कि पिछले क्वार्टर्स में जो FII और DII का जो स्टेक है वो बढ़ा है, लेकिन जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर वाला जो स्टेक है वो कम हुआ है। ये मैं बात कर रहा हूँ शेयर होल्डिंग की जून 2025 से रिलेटेड। ऑल इन ऑल मैं बात करूँ तो ये जो कंपनी है हाई ग्रोथ एरिया में प्रवेश कर रही है, लेकिन आपको केवल सेमीकंडक्टर का नाम सुन के या बैटरी लिथियम आयन बैटरी EV की बैटरी का नाम सुन के कोई फैसला नहीं करना है। आपको ये देखना है कि कंपनी के जो केपेक्स प्लान्स जो इन्होंने बनाए हैं, एंट्री के प्लान्स बनाए हैं, वो कितने टाइमली या कितने जल्दी वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं और उनसे रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि मार्केट ने इनकी जितनी भी ग्रोथ से रिलेटेड न्यूज़ है ना वो ये 61 के PE में समाहित कर लिए। तो अगर आप इस तरह की कंपनी में इंटरेस्टेड हों तो मेरे फ्रेमवर्क को कृपया एक बार ध्यान रखें और आप इस कंपनी की परफॉर्मेंस पे ध्यान रखें और अपने डायरी में इस कंपनी को नोट कर लें। और आपको ये लगता है कंपनी सेटिस्फैक्टरी परफॉर्म कर रही है, आपके अनुसार परफॉर्म कर रही है, क्योंकि एक ना एक दिन ये हाइप जो है ये नीचे आएगी। और अगर आपको ये लगता है कोई ठीक ठाक सा मौका आपको लगे तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें कि भाई इसमें क्या कर सकते हैं और किस लेवल पर कर सकते हैं। मेरी शेयर में कोई खरीदने या बेचने की राय नहीं है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।